बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने बाकायदा ये फैसला कर लिया कि किसी सूरत भी उन्होंने किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं लेनी। वजह यह है कि लड़ाई आप लेते हैं अवाम के बलबूते पे, और नवाज शरीफ ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है, ना लोग उन्हें वोट डालते हैं, ना लोग उनके साथ चलते हैं। तो सिर्फ कारकुनों की बुनियाद के ऊपर आप एक बड़ी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं ले सकते। मियां साहब को इस बात की समझ आ गई है कि अब वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अवाम उन्हें कभी भी वोट नहीं डालेगी। और वो वैसे भी उनकी जो फॉर्म 47 की सीट है वो यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में बहुत खतरे में है। यानी नून लीग वालों के बारे में दावा जो था कि ये कभी ना कभी इनकलाबी बन जाएंगे या अपने बयानियों को निकाल के उसको टाकी शाकी मारेंगे, कोशिश की, हल्के बुल्के बयानात भी दिए गए, लेकिन फिर वो भाग गए और पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करना, बल्कि अगर कोई तनकीद करता है या बदतमीजी करता है तो उसको इग्नोर करना है। वजह सिर्फ ये है कि इनके पास अवामी ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी होती तो कुछ ना कुछ कर लेते। देखे ना, हमारे कुछ दोस्त हैं वो ये कह रहे थे कि मियां साहब ने मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। तो मियां साहब मामलात अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? हाथ में तो उनके बुरश है। मियां साहब हाथ में, मैंने आपको पहले कहा था, मियां साहब अपने हाथ में बुरश ही पकड़ सकते हैं, पॉलिश पकड़ सकते हैं, जूता पकड़ सकते हैं, लेकिन मियां साहब मामलात अपने हाथ में ले लें, इनकलाब ले लें, या खुलकर अपनी सियासत करें, या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, यह बहुत मुश्किल लगता है। मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलेंगे। मियां साहब और जरदारी साहब में अब मुकाबला इस बात का नहीं है कि कौन कितना एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इन दोनों में मुकाबला इस बात का है कि कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करता है, कौन ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को सर्व कर सकता है। और लेकिन मसला यह है कि मियां साहब जैसे ही कभी लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, और शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे आसिम मुनीर साहब से, तो आसिम मुनीर साहब ने और तो कुछ नहीं करना, उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखने का जो बंदोबस्त किया हुआ है वो बंदोबस्त सिर्फ वो खत्म कर दें और अदालत के ऊपर दबाव डालना बंद कर दें, तो इमरान खान बाहर आके खुद ही इनको निमड़ लेगा। और आसिम मुनीर को इस बात का डर है कि इमरान खान मुझे भी नहीं छोड़ेगा, लिहाजा आसिम मुनीर साहब भी इनके साथ मिलकर चलने के लिए जो है वो मजबूर है, तो ये मिलकर ही चलते रहेंगे। नून लीग ने हल्की फुल्की बातचीत की है, मोहसिन नकवी को सुनाई है, राणा सनाउल्लाह ने भी बातचीत की कि मैं तो चाहता था जवाब दिया जाए, लेकिन मेरी पार्टी ने फैसला किया कि अब मोहसिन नकवी को किसी किस्म का जवाब नहीं दिया जाएगा। अच्छा, मोहसिन नकवी को तो जवाब देना दूर की बात है, DGISPR को भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। चलो, मोहसिन नकवी तो आसिम मुनीर के अजीज है ना, बहुत करीबी है, लेकिन DGISPR तो एक सरकारी मुलाजिम है, बिल्कुल ही और निचले रैंक का। DGISPR ने जो कहा उसको भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक लफ्ज का भी जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले ये जो शुदनी छोड़ी थी ना कि मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट का कोई झगड़ा हो गया PMLN के साथ और वार्निंग शॉर्निंग हो रही है, ये सबसे पहले छोड़ी थी सुहेल वड़ाइच ने। उन्होंने इस बात का आगाज किया था, जिससे बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठ गए थे। फिर अंसार अब्बासी साहब को दिन रात ये गम खाया जा रहा था कि मेरे कायद का कोई बेड़ा गर्क ना हो जाए दोबारा से, तो उन्होंने बहुत राब्ता किया, तो उन्हें बताया गया आराम से सो जाए, सुकून करें। अब सार आलम को भी कहा गया कि बिल्कुल नींद पूरी करो, कोई मसला नहीं, असी तुहानू बिल्कुल किसी किस्म का रगड़ा नहीं लान लगे, आराम करें आप। यही बात जो है वो अंसार अब्बासी साहब को भी बताया गया, और वो बेचारे सारा दिन सारी रात जो है वो नून लीग के कारकुनों को हौसला देते रहे, बेफिक्र रहे, मियां साहब बिल्कुल इनकलाबी होने नहीं जा रहे, आप फिक्र ना करें। हमाद अजहर ने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था कि नून लीग में लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो पांव पकड़ना है वो दायां होना चाहिए या बायां होना चाहिए, बस यही इख्तलाफ है। पूरी की पूरी नून लीग इस बात पे मुत्तफिक है कि पांव पकड़ना है एस्टेब्लिशमेंट का, लड़ाई इस बात पे कि दायां वाला पकड़ना है या बायां वाला पकड़ना है, भाई इतनी ही बात है। हमाद अजहर ने इसको दरिया को कूजे में बंद किया था, बात हमाद अजहर की बड़ी वजनदार है। बिलावल ने एक बोंगी मारी है, और बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजे का है। मैं स्टेटमेंट देखता हूं, मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं आपको निकाल के सुनाता हूं। ये जरा बिलावल का स्टेटमेंट सुने, यानी बड़े मखसूस अंदाज में जैसे बिलावल बात करते हैं। उन्होंने क्या बात की, बहुत ही मजे का, ये जरा सुने आप। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज सुनाई दे रही है, जरा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अरे ये भी बड़ा लतीफा है पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तानियों ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि ये बच्चा इसको सियासत में लाया गया, ना इसकी कोई औकात है, ना कुछ और, ना कोई सियासी तरबियत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसका नाना जो है वो एक जर्नैल ने कत्ल कर दिया था, और इसकी वालदा जो है वो कत्ल हो गई, उसके बाद ये सियासत में आ गया और आगे चेयरमैन लग गया डायरेक्ट। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने बिलावल से बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं।
यानी ये ना 3 में ना 13 में, असल में शुरू से सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ ना, तो इसको बेचारे को ये आदत ही नहीं है शिकस्त की। हर चीज इसको घर में प्लेट में रख के मिली है, लीडरशिप भी प्लेट में रख के मिली है। छोटा सा था, इसको उन्होंने कह दिया जी कि आपकी वालदा लिख कर गई है कोई लेटर, उसमें अब आप लीडर हैं हमारे। सब ने कहा ठीक है यही हमारा लीडर है, किसी ने बात ही नहीं की तो वो लीडर बन गया। तो इसको क्योंकि हर चीज सोने का चम्मच मिला हुआ है, प्लेट में रख के हर चीज मिलती है, तो जब इससे कोई चीज ना मिले ना तो इसका मुझे लगता है ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि टिक टॉक टिक टॉक। तो बिलावल साहब एक टिक टॉक मैं आपको सुनाता हूं, गौर कीजिएगा। टिक टॉक, जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका दोबारा जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। टिक टॉक, अब आपका फिर से जूते पॉलिश करने का टाइम हो गया। आप यही करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, और आप इस हुकूमत को वहां तक सपोर्ट करेंगे जहां तक कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी। क्योंकि आपके जो वालिद हैं, जो आपसे बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं, वो ये कह चुके हैं अपने मुंह से कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करूंगा, हम सारे मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। तो आप जितने मर्जी टिकटॉक करें, हर टिकटॉक के बाद आपको जूता पॉलिश करना पड़ेगा और नून लीग का आप साथ देंगे। अभी तक 5 बजट पास हुए, इन 5 बजट में बिलावल आपने वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने जितना जुल्म किया पाकिस्तानियों पे आपने वोट दिया। अभी तक 2 आईनी तरामीम हुई, इन दोनों आईनी तरामीम में आपने वोट दिया। अभी तक जितना जुल्म और बर्बरियत हुई उसमें आपने हिस्सा डाला। सिंध के अंदर आपने बिल्कुल कुचल के रख दिया सियासी मुखालिफिन को। आपकी बहन को इलेक्शन जिताने के लिए सारे उम्मीदवार उठा लिए गए और गायब कर दिए गए, किसी को डरा के बिठा लिया गया। तो आप बेनिफिशियरी हैं इस सिस्टम के। आपने अपना चेयरमैन सेनेट बनाया, आपने अपने सेनेटर्स लगवाए, आपने अपने गवर्नर्स बनाए, आपने 3 सूबों में हुकूमत ली, आपने अपने वालिद गिरामी को सदर पाकिस्तान बनाया इन्हीं जाली वोटों से। तो टिक टॉक जूते पॉलिश, टिक टॉक जूते पॉलिश। बिलावल साहब आपने यही करना है, इसके अलावा ना कोई औकात है इस वक्त आपकी। हो सकता है कभी मुस्तकबिल में, जैसे आपके नाना जो है वो भी एक डिक्टेटर के साथ हमेशा उसकी बी टीम के तौर पे, ए टीम के तौर पे रहे और डिक्टेटर को डैडी कहा करते थे जुल्फिकार दी भुट्टो। तो उनको अल्लाह ने तौफीक दी, एक वक्त आया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए, उन्होंने आंखों में आंखें डाली और फांसी के फंदे पे झूल गए। लेकिन आपने और आपके वालिद ने भुट्टों की सियासत दफन कर दी है। यानी जरदारियों का कब्जा हुआ ना जब से पीपल्स पार्टी पे, तो पीपल्स पार्टियों में से भुट्टो का ऐसा लगता है खून ही निकल गया। और भुट्टो जो है वो तो बचे ही नहीं बेचारे, बेनजीर भी कत्ल हो गई, उसके दोनों भाई भी, उसका वालिद भी, तो सारा खानदान ही उड़ा के रख दिया। तो अब ये जरदारियों के पास चली गई पार्टी, तो ये सिर्फ टिक टॉक जूते पॉलिश और कुछ भी नहीं करेंगे। ये यही काम करेंगे जो इन्हें आता है और इस काम के ये लोग अब माहिर बन चुके हैं। नाज़रीन, अलीमा खानम खैबर पख्तूनख्वा में अपनी कैंपेन चला रही थी और वो लोगों को मोटिवेट कर रही थी कि मेरे भाई को जेल से निकालने के लिए कोशिश शुरू करो और थोड़ा लोग इकट्ठे हो जाएं। तो वहां पे अच्छे बड़े इज्तिमात हुए, बहुत बड़े उनके इस्तकबाल हुए। जब वो डीआई खान पहुंची तो वहां पे इस्तकबाल उतना बड़ा नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि जो गंडापुर खानदान है या गंडापुर से, उनकी डीआई खान में अच्छी खासी वर्थ है। अभी आप उसको निगेट नहीं कर सकते। अभी वो इमरान खान साहब की पार्टी में और उनका अपना एक नैरेटिव है, उनका अपना एक बयानिया है, वो अपने लोगों को जाके बताते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो क्योंकि लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और गंडापुर को इमरान खान का साथी समझते हैं, तो वहां गंडापुरों के साथ कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, इसका शिकवा कुछ लोगों ने किया और उसकी वजह से कोई बड़ा इस्तकबाल डेरा इस्माइल खान में अलीमा खानम का नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन का कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं जी गंडापुरों ने जानबूझकर नहीं होने दिया। तो ये दोनों एलिमेंट हैं। बहरहाल वहां कोई इतनी बात बनी नहीं, लेकिन बाकी जगहों पे बड़ा शानदार इस्तकबाल अलीमा खानम का इमरान खान रिहाई तहरीक के हवाले से हुआ। अब जैसे ही वो पंजाब में दाखिल होती है मियाँ वाली में, तो इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने कहा जी आपने तो चले जाना है, ये लोग परेशान हो जाएंगे, इनको उठा के हम जेलों में डालेंगे, इनको उठा के हम गिरफ्तार करेंगे, इनको हम बहुत तकलीफ देंगे। तो वो पुलिस धमकी लगा रही थी, डीएसपी धमकियां लगा रहा था कि जाएं वापस, और उन्होंने जबरदस्ती धकेल के, लाठियां मार के, लोगों को उठा के, घसीट के, जो भी करके, जितनी ब्रूटैलिटी वो कर सकते थे ये करके उन्होंने वहां से, ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया। पुलिस को इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में कभी दहशतगर्दी के वाकयात में नहीं देखा। पुलिस को मैंने इतनी मुसीबत में बड़े बड़े सानेहात में नहीं देखा जितनी मुसीबत पुलिस को पड़ जाती है जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहीं पे कोई एहतजाज करने के लिए इकट्ठे हो जाएं या एहतजाज करने के लिए आगे बढ़ जाएं। नाज़रीन, जब हालात जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये हैं कि डीजी आईएसपीआर जो एक ट्वीट करते हैं, वो उस ट्वीट के कमेंट्स भी अपने बंद रखते हैं, कमेंट्स ही नहीं खोलते अपने ट्वीट्स के। हालांकि वो कहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो ये भी कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी हमसे प्यार करते हैं। तो पाकिस्तानी उनसे कितना प्यार करते हैं ये जानने के लिए उन्हें अपने कमेंट्स तो खोलने चाहिए।
हमेशा DGISPR के कमेंट्स खुले रहते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि DGISPR के जो अकाउंट है ऑफिशियल, उसके कमेंट्स बंद हों। हमेशा ये कमेंट्स खुले रहते थे। लेकिन अब ये होना शुरू हो गया कि उनके कमेंट्स बंद कर देते हैं। वो किसी को इजाजत नहीं देती कि कोई उनके ऊपर कोई राय दे। आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने कमेंट बॉक्स अपना खोला था, लेकिन लोगों ने जिस किस्म की राय दी या लोगों ने जिस किस्म का फीडबैक दिया, उसके बाद उन्होंने वापस बंद कर दिया। अब तो हालात ये है कि वो फौजी अफसरान की या फौजी जवानों की शहादतों की और कुर्बानियों की जो खबर देते हैं, वो खबर देते हुए भी वो कमेंट बंद रखते हैं। लेकिन लोगों ने जिस किस्म की तनकीद की, जब वो कमेंट खोले गए, लोगों को अलाउ किया गया कि वो उसके अंदर अपनी राय दें, तो लोगों ने जो राय दी उस तनकीद से घबरा कर इन्होंने दोबारा इसे बंद कर दिया। देखिए, अगर कोई प्राइवेट आदमी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइवेट आदमी है, वो कहता है जी मैं नहीं तनकीद लेता, मेरी अपनी ऑप्शन मैं बंद करता हूं। लेकिन एक कौमी इदारा है, अगर उसका एक अकाउंट है तो उसमें फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कौमी इदारा अपने कमेंट्स कैसे बंद कर सकता है? ये एक इदारे की सीट है, यहां पे लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए, लोगों को उनकी राय देने का हक मिलना चाहिए। और लोग बात जो करते हैं वो लॉजिक के साथ करते हैं। अक्सर बहुत सारे हमारे हुकूमती लोग हैं, वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं तो वो कम्युनिटी नोट उन्हें लग जाता है, हकायक लोग निकालकर सामने रखते हैं तो वो बेचारे उनका झूठ पकड़ा जाता है। तो DGISPR को जो है वो अपना कमेंट जरूर खोलना चाहिए बॉक्स, ताकि उन्हें पता चले कि नौजवान जो बाशऊर नौजवान है वो उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। बड़ा अच्छा 2 वे ट्रैफिक चल जाएगा। वो अपनी बात करें, नौजवान अपनी बात करें, तो उन्हें पता चले कि नौजवानों के जज्बात उनके बारे में और उनके अफकार के बारे में क्या है। नादरीन, हमारे कुछ सहाफी जो है ना वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाते हैं कि जनाब मेरी बड़े उच्चे बंदे से बात हो गई है, मेरी बड़ी हाई लेवल पे मीटिंग हो गई है, मोतबर जराए से मेरी बात हो गई है, ताकतवर शख्सियत से मेरी मुलाकात हो गई है, मुक्तदरा से मेरा राब्ता हो गया है। और यानी इस किस्म के जो जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक्चुअली जर्नैल है पाकिस्तान के। यानी एक DGISPR है, उससे मुलाकात हो जाए या उसके ऑफिसर किसी और से, किसी मेजर जनरल से या किसी ब्रिगेडियर से मुलाकात हो जाए, इतना ही होता है। एक ISI में हैं जनरल साहब जो देखते हैं मीडिया के मामलात, उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, इतना ही होता है। या कोई सेक्टर कमांडर है, उससे बातचीत हो जाए। आर्मी चीफ तो मेरे ख्याल में मुलाकातें करते नहीं हैं और ये कोई मीडिया वीडिया नहीं लेते, और इससे वो घबराते हैं मेरे ख्याल में। वो मीडिया की बातें चीते हैं, वो इस तरह से नहीं करते जिस तरह बाकी कुछ जर्नैलों में होता है, थोड़ा इनमें नहीं है। तो ये इतने से लोग हैं और इनको जो है मुक्तदरा भी कहा जाता है, इनको ताकतवर हल्के भी कहा जाता है, ताकतवर तरीन शख्सियत भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है जनाब रियासत की ये सोच है और रियासत ये कह रही है। तो ये इस तरीके से इनसे मंसूब करके चीजें चलाई जाती हैं और कुछ भी नहीं है। और ये ख्वाहिशात होती हैं सिर्फ और सिर्फ। एक सहाफी आता है, वो आगे कहता है जनाब कि अब बस टाइम खत्म, बिलावल वाला टिकटॉक। तो दूसरा सहाफी आता है, वो कहता है जी कोई टाइम खत्म नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, मसला ही कोई नहीं, आप टेंशन ही ना लें। तो इस वक्त जब पूरा पाकिस्तान जल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुराद सईद ने बड़े सीरियस सवालात उठाए और बार बार उठाए। उनके सवालात हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उन सवालात का जवाब देने की बजाय हम सालसी में लगे हुए हैं कि जनाब हमने अमेरिका की और सुलह करवानी है ईरान की, हमने डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को खुश करना है। यानी देखो ना, इंडिया की जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत भारतीय शहरियों को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है, भारतीय शहरियों की फिक्र कर रही है। बांग्लादेशी हुकूमत बांग्लादेशियों की फिक्र कर रही है, नेपाल की हुकूमत नेपालियों की फिक्र कर रही है, स्पेन की हुकूमत हिस्पानियों की फिक्र कर रही है। तो जो भी हुकूमत होती है वो अपने मुल्क के लोगों की फिक्र करती है। लेकिन हमारी एक अजीब हुकूमत है, हमारे अजीब हुक्मरान है, और उन्हें ट्रंप की और नेतन्याहू की फिक्र लगी हुई है कि जनाब उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। नाजरीन, जो गुज़िश्ता दिन गुजरा, इस दिन में आज़ाद कश्मीर में इमदादी सामान जाना था, इंसानी इमदादी सामान आज़ाद कश्मीर में जाना था। बड़े पैमाने पे इसके लिए नाम लिखवाए गए थे। डॉक्टर्स ने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, बहुत सारे पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को वॉलंटियर किया था, लोगों ने अपना सामान भी डोनेट किया था। और लोग चाह रहे थे कि एक बड़ा काफिला जाए आज़ाद कश्मीर और वो जाकर कश्मीरियों की मरहम पट्टी करे और उनकी ढारस बंधाए, उनके साथ इज़हार यकजहती करे और जो एक कौमी सानिया पैदा हो गया है उसको ख़त्म करने में अपना रोल प्ले करे। लेकिन लोगों को नहीं जाने दिया गया। इस वक्त दुनिया में 2 ऐसी जगह हैं जहां पे इंसानों का कत्ल हुआ और इंसानी इमदाद वहां पे रोकी गई। एक जगह जो है वो गाजा है, जहां पे इसराइल ने इंसानों का कत्लेआम किया और वहां पे उन्होंने इंसानी इमदाद को रोका हुआ है। और दूसरी जगह जो है वो कश्मीर है, जहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने कत्लेआम किया और वहां पे इंसानी इमदाद को रोका हुआ है, लोगों को नहीं जाने दे रहे। सेनेटर मुश्ताक जो जाना चाहते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इंश्योर किया कि वहां पर कोई मीडिया वाला ना आए और फिर उन्हें 3 दिन के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया, ये कहकर के पुलिस के ऊपर इन्होंने फायरिंग की है और इनसे गाड़ी और असला बरामद करना, आप अंदाजा कर लें। रश के अंदर से उनको उठाकर लेकर गए। वो लोगों के बीच में बेचारे एहतजाज कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर इतने घिनौने और घटिया इल्जामात लगाए गए। तो कश्मीर में जो है वो इंसानी इमदादी सामान नहीं जाने दिया गया। एक तस्वीर जारी की गई जिसमें रेंजर्स वाला जो है
वो खवातीन को राशन दे रहा है। देखिए, अगर रेंजर खवातीन को राशन दे रही है, इसका मतलब है हालात बहुत खराब है, वाकई में वहां पे एक बहरान पैदा हो चुका है। तो रेंजर्स का तो ये काम नहीं है। अगर इंसानी हकूक की तंजीमें ये काम करना चाहती हैं, इंसानी हमदर्दी के नाते लोग वहां पे जाके इमदादी काम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हैं? आप लोगों को जाने दीजिए और इमदादी काम करने दीजिए। अभी आजाद कश्मीर में जाने के लिए हमें कोई वीजा नहीं चाहिए, हमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी चाहे आजाद कश्मीर खाना लेकर जाना चाहे, अद्वियात लेकर जाना चाहे, मरहम पट्टी करना चाहे, उनका ख्याल रखना चाहे, तो वो पाकिस्तानी जो है उसको जाने की इजाजत होनी चाहिए। अगर रेंजर्स वाला वहां पे राशन बांट रहा है, इसका मतलब है हालात खराब है। लेकिन क्या यही राशन बांटने की किसी और को इजाजत नहीं है? ये सिर्फ खुद ही करेंगे ये सारा काम? हर चीज जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के कंट्रोल में ही रहेगी। रजी ताहिर साहब के हवाले से नाजरीन मैं खबर आपको दे दूं कि जो है सीपीजे ने इसके ऊपर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया है कि रजी ताहिर साहब और मोहम्मद सैफ ये 1 अगस्त से लापता है। देखें, आज जो तारीख है वो 4 अगस्त है। पिछले 4 दिन से इनका पता ही नहीं चल रहा। 1, 2, 3, 4 आज चौथा दिन है कि ये गए कहां पे। इन्हें किसी पुलिस स्टेशन में नहीं बताया गया, इन्हें किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। अब ये आईएसआई के पास हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं, किसी एजेंसी के पास हैं, आईबी के पास हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास हैं, या पुलिस ने इनको गायब किया, कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल कंफर्म इतला है, पता करवाएंगे हम ये कहां पे चले गए। लेकिन रजी ताहिर साहब को और उनके साथ मोहम्मद सैफ साहब को 1 अगस्त से अब तक लापता किया गया। ये 2 सहाफी हैं और इन्होंने हर सहाफी के साथ होने वाले जुल्म पर आवाज उठाई है। मेरी गुजारिश है इस्लामाबाद में तमाम सहाफियों से कि वो रजी ताहिर के लिए और मोहम्मद सैफ के लिए आवाज उठाएं, अहमद फरहाद के लिए भी आवाज उठाएं, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ इन लोगों ने शदीद आवाज उठाई है, पूरी आवाज उठाई है, ताकत के साथ आवाज उठाई है। लिहाजा इनके लिए आवाज उठाना हम सब पर फर्ज है। नादरीन, एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करता हूं। ये एक इश्तिहार है, ये मैंने पढ़ा, मुझे लगा पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर मोहम्मद असलम जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है वहां पे वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे हैं, तो मुझे लगा कि बात सच है। वो इश्तिहार ये है कि वजीर आजम का टॉपर तलबा को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर लेकर देने का ऐलान, यानी जिन तलबा ने टॉप कर दिया उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे लेकर देंगे और लोडर लेकर देंगे। ये कौन सा विजन है भाई? ये किस किस्म का विजन है भाई? और जो टॉप करते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको आला तालीम के लिए बाहर भेजते हैं। ये कैसे फ्रॉड लोग हैं? और जो फेल हो जाए उसको रिक्शा लेकर देते हैं, और जो फेल हो जाए, जो तालीम जारी ना रख सके, उसको लोडर लेके देते हैं कि जाओ जाके काम करो मार्केट में। इधर जो टॉप कर गया उसे कह रहे हैं एफआर रिक्शा। यार ये क्या है? कुत्तों को बनती है इसकी कि टॉपर तलबा को रिक्शे भी देने हैं, लोडर भी देने हैं, और जो फेल हो जाए उन्हें फिर आप स्कॉलरशिप देके बाहर भेज दें। मेरी समझ से बाहर है। आला तालीम के बेहतरीन मौके आपने उन तलबा को देने हैं और उनके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके ऊपर आपने खर्च करना है जो तलबा बेहतरीन पोजीशंस लेते हैं। और जो नहीं ले पाते, जो कमजोर रह जाते हैं तालीम में, बहुत सारी वजूहत होती है, गुर्बत की वजह से भी होता है, तवज्जो नहीं दे पाते, फिर हमारे यहाँ पे खुराक की किल्लत है, लोगों का ज़हनी नशोनुमा वैसी नहीं हुई जैसे दुनिया में बड़े मुल्कों में होती है। तो आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए, जो लोग रह जाते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस किस्म की स्कीमें लेकर आते हैं। वो पकड़ के जो टॉप करेगा उसको हम रिक्शा देंगे। ये इनका टोटल विजन है, अगर ये चीज ठीक है तो। वैसे विजन इनके इसी तरह के ही होते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।